मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट छतरपुर के अंतर्गत आती है तहसील बक्सवाहा, जहां पर 3000 हेक्टेयर में फैले हुए जंगल है, जिन्हें बक्सवाहा जंगल भी कहा जाता है। इन जंगलों के अंतर्गत सैकड़ों गांव आते हैं, जिनमें रहने वाले हज़ारों लोग सीधे तौर से अपने जीवन यापन के लिए इन जंगलों पर निर्भर रहते हैं। और इन जंगलों में बहुत से ऐसे वन्य प्राणी भी रहते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। साथ ही साथ इस जंगल में हज़ारों ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। पर पिछले कुछ समय से लगभग 382.131 हेक्टेयर भूमि पर, जिसके अंतर्गत 24 गांव आते हैं और उनमें 8000 लोग रहते हैं, उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उसका कारण है द प्रपोज्ड डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार ने डायमंड निकालने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को 2,15,875 पेड़ काटने की अनुमति दी है। एक अनुमान के अनुसार बक्सवाहा के जंगलों में 342 मिलियन कैरेट डायमंड डिपॉजिट है, जो कि पन्ना के डायमंड डिपॉजिट से भी 15 गुना ज़्यादा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि बक्सवाहा के जंगल और उसमें रहने वाले वन्य प्राणी एवं लोगों पर इस तरह का खतरा मंडराया हो। इससे पहले भी सन 2006 में उस वक्त की मध्य प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी रियो टिंटो को डायमंड का पता लगाने के लिए द प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस 3 साल के लिए ग्रांट किया था विद द 2 ईयर्स ऑफ एक्सटेंशन। तब रियो टिंटो ने सितंबर 2006 से लेकर सितंबर 2011 यानी कि 5 साल बक्सवाहा के जंगल में 364 हेक्टेयर भूमि पर ड्रिलिंग करके बल्क सैंपलिंग इकट्ठी की थी, ताकि बक्सवाहा के जंगल में डायमंड डिपॉजिट की वैल्यू पता चल सके। उन्होंने 6 चुनी हुई लोकेशन पर 9 ट्रेंचेस बनाए थे, जिससे कि उन्होंने 36,000.85 टन किम्बरलाइट निकाला था, जिससे कि उन्होंने 1846.73 कैरेट डायमंड निकाला था। 364 हेक्टेयर की जो ये भूमि थी, उसमें से सिर्फ 16.6 मिनरलाइज्ड जोन के अंदर आता है। बाकी का एरिया डंपिंग एरिया और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाना था। लेकिन उस वक्त स्थानीय लोगों, एनजीओज और सोशल वर्कर्स ने आगे आकर इस मुहिम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। कई कैंपेन स्टार्ट किए थे, जिसकी वजह से 2017 में रियो टिंटो ने प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंपने के बाद उस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और वहाँ पर बना हुआ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को दे दिया था। उस वक्त वहाँ के स्थानीय लोगों, एनजीओज ने एक सुकून भरी सांस ली और उन्हें लगा कि उनके ऊपर जो आया हुआ संकट था वो टल गया। लेकिन बक्सवाहा फॉरेस्ट की कहानी में उस वक्त नया मोड़ आता है जब 2019 में उस वक्त की नवनिर्वाचित कमलनाथ की सरकार में डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाता है और उसके ऑक्शन के लिए टेंडर निकाले जाते हैं। और ये टेंडर हासिल करती है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार 62.64 हेक्टेयर भूमि 50 साल की लीज के लिए आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी को देती है। लेकिन बात आती है कि जब 62.64 हेक्टेयर लैंड ही लीज पर दी गई है, तो 383 हेक्टेयर की बात क्यों की जा रही है? उसका रीज़न ये है कि 63 एकर्स के अलावा जितनी भी लैंड है वो डंपिंग जोन और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होनी है, जिसके लिए 2,15,000 से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। और यही कारण है कि स्थानीय लोग, सोशल वर्कर्स, एनजीओज इसके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े सोशल वर्कर जैसे मेधा पाटकर जी ने भी इस प्रोटेस्ट के खिलाफ अपनी आवाज़ दी है और कुछ लोगों ने तो खून से एक लेटर लिखा है अन्ना हज़ारे जी को, और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात की है। एनजीटी भोपाल में भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 30 जून को होनी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआईएल दाखिल की गई है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज के खिलाफ। अब हम बात करते हैं कि क्यों स्थानीय लोग, सोशल वर्कर्स, एनजीओज और एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। बक्सवाहा फॉरेस्ट बुंदेलखंड रीजन का पार्ट है, जो कि वाटर स्ट्रेस जोन में आता है।
डायमंड माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए तैयार की जाती है और जिसे सबमिट करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल में, उसके अनुसार एक दिन के लिए जो पानी की खपत होगी इस माइनिंग में वो है 16,050 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1,60,50,000 लीटर। इसके लिए वहाँ पर एक डैम बनाया जाएगा जिसमें कि वहाँ के जो सीजनल नाले हैं उनका पानी इसमें डाइवर्ट किया जाएगा। इस बारे में एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जो वहाँ के सीजनल वाटर स्ट्रीम्स है वो वहाँ के ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करते हैं। साथ ही साथ जो बेटवा नदी बुंदेलखंड की लाइफलाइन मानी जाती है, इन सीजनल वाटर स्ट्रीम का पानी उसके लेवल को भी मेंटेन करती है। अगर वहाँ पे ये पानी डाइवर्ट होकर डैम में चला जाता है तो पहले से ही जो प्रॉब्लम है बुंदेलखंड में पानी की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। निजी कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले ठेकों के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि कंपनी उतने ही क्षेत्र में वृक्षारोपण करेगी, लेकिन नर्मदा आंदोलन के अनुभव बताते हैं कि इस तरह का वृक्षारोपण सिर्फ कागज़ों पर ही होता है, भूमि पर कम होता है। नर्मदा आंदोलन के समय भी कंपनियों ने जिन स्थानों पर वृक्षारोपण करने की बात कही थी, या तो वो किसानों के खेत थे या वहाँ पे पहले से ही तालाब बने हुए थे। दूसरी ओर कंपनियां बबूल जैसे पेड़ लगाकर कह देती है कि हमने वृक्षारोपण कर दिया है, जबकि किसी जंगल में वहाँ के स्थानीय पौधे होते हैं जो एक विशेष परिस्थिति की विविधता एवं प्राकृतिक संतुलन का निर्माण करते हैं। किसी भी तरह का पेड़ लगाकर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।